व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मार्केट्स का हमने फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें टाइप्स ऑफ मार्केट्स को समझा था और एक मार्केट को हमने डिटेल में कवर किया था। अभी आज सेकंड पार्ट में दूसरा मार्केट कवर करते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ। उसके साथ साथ मैंने टर्म 2 की एक पुराने वीडियोस का भी प्लेलिस्ट बना दिया है, यानी कि जिससे आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, और जो मैं लेटेस्ट डाल रहा हूँ उसका सेकंड प्लेलिस्ट बना दिया है। तो दोनों की मदद से ही आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। तो चलिए बिजनेस स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अभी आज क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट कौन सा वाला मार्केट, पहला वाला मार्केट जो था मनी मार्केट। ठीक है, मतलब मार्केट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में अगर आपको शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करना हो, अगर आपको डील करना है मीडियम और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसके लिए क्या बना है, कैपिटल मार्केट। तो क्या लिखा है हमारे पास, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स through which medium and long term funds both debt as well as equity are raised। आप दोनों ही, अगर आप कंपनी हो तो रेज कर सकते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। क्या फीचर्स होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करेगा, लिंक है सेवर्स और अपॉर्चुनिटीज के बीच में, है ना। यूटिलाइज करता है इंटरमीडियरीज को। इंटरमीडियरीज का मतलब कि एज अ मार्केट इंटरमीडियरीज बहुत सारे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं सेल परचेज करने में, उनको यूटिलाइज करके मार्केट चलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट में, कंट्री की ग्रोथ में, आपकी खुद की ग्रोथ में, तो कैपिटल फॉर्मेशन के काफी चांसेस इसके अंदर होते हैं। अच्छा, एक अच्छा कैपिटल मार्केट कौन सा होगा? एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज द वन जहां पे फाइनेंस आपको रीजनेबल कॉस्ट में मिले, महंगा ना मिले, विच फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो जिससे, वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव, ट्रांसपेरेंट, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना होता हो जिससे, मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाने वाले हैं उन्हें सारी जानकारी मिले। उसके अलावा मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, आपके कैपिटल को सबसे प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव वे में, जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आए वहां पे एलोकेट किया जा सके। सर मनी और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होगा? आपने सब कुछ देख ही लिया कि क्या होता है मनी मार्केट, क्या होता है कैपिटल मार्केट। अब आप एक बार इसका डिफरेंस आराम से रीड करो, जो पॉइंट नहीं समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छा, कैपिटल मार्केट को फर्दर तोड़ा जाता है दो पार्ट्स में। मनी मार्केट के कोई पार्ट नहीं होते, कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो बेसिकली अगर मैं चलूं अब धीरे धीरे तो चैप्टर की शुरुआत हुई मार्केट के साथ। मार्केट क्या होता है, मार्केट के क्या फंक्शंस होते हैं, अब टाइप्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल के टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी। देखो प्राइमरी कौन सा होता है? प्राइमरी वो मार्केट है जहां पे वो सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं जो पहली बार इशू हो रही हैं। सर पहली बार से क्या मतलब है? पहली बार से मतलब है कि कंपनी ही शेयर इशू कर रही है, कंपनी ही डिवेंचर इशू कर रही है, तो वो कौन सी मार्केट में जाएगा? प्राइमरी मार्केट में। टर्म उसका वही होगा, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर कंपनी और इन्वेस्टर्स का मेलजोल हो रहा है तो वो प्राइमरी मार्केट में हो रहा होगा। सेकेंडरी में क्या होता है? ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, यानी कि मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा था, अब मैं उस शेयर को बेच रहा हूं, यानी एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है, कंपनी का कोई लिंक ही नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो क्या है हमारे पास प्राइमरी मार्केट? लिखा ही हुआ है न्यू इशू मार्केट। It is also known as new issue market. It deals with new securities being traded for the first time. Primary capital market directly contributes in capital formation. जब पहली बार आपका शेयर इशू करा जा रहा है, डिबेंचर इशू करा जा रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन तो डायरेक्टली हो रहा है ना इसके अंदर, है ना। इन्वेस्टमेंट तो पहली बार हो रही है, बिकॉज इन प्राइमरी मार्केट कंपनी गोज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स एंड यूटिलाइज दीज फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ETC। किस तरीके से इशू करी जाती हैं सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट्स में? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, सावधान इंडिया सवाल है ये। किस तरीके से ऑफर करी जाती हैं, किस तरीके से सिक्योरिटीज इसमें चलती हैं, दिस इज सावधान इंडिया सवाल, रट लेना बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले तो होता है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में जानकारी होती है। कंपनी पब्लिक में इशू करती है अपने शेयर्स, मार्केटिंग एजेंसीज को बोलती है कि मार्केट करो हमारे शेयर्स के बारे में, जनता उस शेयर्स को खरीद सकती है। इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। काफी कन्वेंशनल, काफी पुराना तरीका है, सबसे पुराने समय से ये चलता आ रहा है। एक नॉर्मल वे में कंपनी को अपने शेयर इशू करने हैं, जनता खरीदेगी,
प्रोस्पेक्टस इशू करके, यानी एक डॉक्यूमेंट इशू करके शेयर इशू करे जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? ऑफर फॉर सेल में ये होता है, कंपनी बोलती है यार अगर इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस करेंगे तो बहुत सारा फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस छपवाने पड़ेंगे, बहुत सारा प्रोसीजर हो जाता है, काफ़ी लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, इतनी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। तो कंपनी बोलती है हम इतना क्यों करें यार, हम एक काम करते हैं, हम अपने शेयर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेच देते हैं, वो फिर आगे सेल आउट कर देगा। यानी कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं वो इंडिविजुअल हूँ, कंपनी मुझे सेल कर देगी सारे शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं, मैं कंपनी को पैसा दे दूंगा, अभी मैं फर्दर उन शेयर्स को बेच सकता हूं, तो कंपनी तो सारी सिरदर्दी से बच गई ना, मुझे बेचने हैं अब आगे। इसको क्या बोले जाता है? ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस सिस्टम कंपनी डायरेक्टली सेल्स ऑल द सिक्योरिटीज टू एन इंडिविजुअल, फिर वो इंडिविजुअल फर्दर उन सिक्योरिटीज को सेल आउट करता है पब्लिक में, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने शेयर्स अपने कुछ जान पहचान वाले लोगों को देती है। फॉर एग्जांपल मेरा HDFC बैंक से या किसी और बैंक से अच्छी जान पहचान है, मैंने बोला यार आप ही इन्वेस्ट कर लो, कुछ एक बैंक को दे दिया, कुछ किसी और इन्वेस्टर को दे दिया, कुछ 5-7 अपने सेलेक्टेड लोगों को मैंने इशू कर दिए शेयर्स, ना मैंने पब्लिक में करे, ना मैंने एक इंडिविजुअल को बेचे कि भाई तू बेच लियो आगे, मैंने कुछ अपने जानकार लोगों को ही सिक्योरिटीज दे दी, बस बात खत्म, पैसा अरेंज हो गया। इसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है बेसिकली, देखो अगर आप किसी कंपनी के इन्वेस्टर हो, कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो कंपनी पहले आपसे पूछेगी कि दिस इज योर राइट, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ही कर लो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एन इन्वेस्टर, आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, आपको कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों ना आप ही हमारी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट कर लो। तो उसको क्या बोला जाता है? राइट इशू। तो राइट इशू इज बेसिकली इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इशू ऑफ शेयर्स टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, ठीक हो गया। लास्ट क्या होता है? IPOs। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब जैसे आजकल ऑनलाइन शेयर्स ऑफर करे जाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा इस कंपनी का IPO आ रहा है, इस कंपनी का IPO आ रहा है। IPO का मतलब ही क्या होता है कि कंपनी पब्लिक में उतर चुकी है, ऑनलाइन मोड में पैसा रेज करना चाहती है और शेयर्स इशू कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है जी। तो 5 तरीके होते हैं थ्रू प्रोस्पेक्टस, पेपर वर्क पहले होता था ऑफर फॉर सेल, कंपनी एक इंडिविजुअल को देगी, वो इंडिविजुअल जनता को देगा। प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी क्या करेगी? कुछ सेलेक्टिव लोगों को देगी, वो सेलेक्टिव लोग फिर खरीद लेंगे, सारी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, IPOs इलेक्ट्रॉनिकली सारा काम करना, ठीक है जी। अब आ जाती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट क्या है? इट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड या सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, है ना। इसके अंदर क्या होता है? द सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी, द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को ही बेच रहा होता है, ओके। समटाइम्स द इन्वेस्टर्स इज इन नीड ऑफ कैश एंड अनदर इन्वेस्टर वांट्स टू बाय द शेयर्स, ठीक है, क्योंकि उसे कंपनी से डायरेक्टली नहीं मिल पाए, तो वो दोनों फिर इस मार्केट में आके सेल परचेज कर लेते हैं, ओके। तो 2 मार्केट्स हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी। इसका भी आपको एक बार डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपको एक बार देखना है, जो पॉइंट ना समझ के आए जस्ट लेट मी नो, हाँ। अब हम पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। सर स्टॉक एक्सचेंज तो वही सेकेंडरी मार्केट नहीं हो गया? जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट को ही बोला जाता है। क्या है स्टॉक एक्सचेंज? देखो, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फिर एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, यानी काफी सारे लोग भी हो सकते हैं इसके अंदर, जो कि बनाए गए हैं या सेटअप करा गया है फॉर द पर्पस ऑफ असिस्ट करना, रेगुलेटिंग, रूल्स और रेगुलेशंस बनाना एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। खरीदना, बेचना, डील करना, उस जो सारा का सारा काम कहाँ पे होगा? स्टॉक एक्सचेंज में होगा, स्टॉक मार्केट में होगा। सही है जी, बहुत बढ़िया। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? नंबर 1, इकोनॉमिक बैरोमीटर। सर व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर एक टूल होता है जो किसी भी चीज में, कि कोई चीज महंगी है या कोई चीज सस्ती है, कोई चीज कैसा परफॉर्म, बढ़िया परफॉर्म कर रही है, खराब परफॉर्म कर रही है, तो बैरोमीटर इज अ टूल जो परफॉर्मेंस चेक करता है ना। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है, कि देखो आजकल जैसे वॉर चल रहा है, क्राइसिस चल रही है रशिया यूक्रेन में, तो मार्केट्स गिरी हुई हैं, तो इकोनॉमिक बैरोमीटर है, इकोनॉमी को दिखा रहा है कि हाँ इकोनॉमी में अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अगर मार्केट्स ऊपर हो इसका मतलब बढ़िया चल रहा है, सब ग्रोथ हो रही है, लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले एक इकोनॉमिक बैरोमीटर का काम करता है, यानी ये बताता है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। नेक्स्ट,
सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, देखो ट्रांजैक्शन जब मार्केट में होगी तो मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेफ हो, कोई कंपनी किसी का पैसा लेके ना भागे। तो इस मार्केट में ये भी ध्यान रखा जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन सेफ है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्ट करोगे कंपनीज में तो इकोनॉमी तो ग्रो होगी ही होगी ना, कंपनी उस पैसे से नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया बिजनेस, नया एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी ग्रो करेगा ओवरऑल। उसके बाद स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्ट का मतलब जैसा आप मार्केट में जाओ तो आपको बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में पता चलता है, तो एक कल्चर डेवलप होता है उस तरीके का कि हाँ बाजार में सामान खरीदना है। सिमिलरली ये मार्केट डेवलप करता है कल्चर किस चीज का, इक्विटी का। सर व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, आपके इक्विटी शेयर्स, लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट, ये चीजें सारी इक्विटी कल्चर डेवलप करता है ये मार्केट। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, आपको स्पेकुलेशन का भी मौका देता है, यानी कि आप पैसा कमा सकते हो, आप सस्ते में खरीदो, महंगे में शेयर बेचो अपनी नॉलेज से, है ना। प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये मार्केट आदत डालता है सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट्स की। अच्छा जी, अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी हो स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आपको शेयर वेयर खरीदना हो तो क्या स्टेप्स हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे से इसको पढ़ना, अच्छे से इसको लर्न करके जाना। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। अगर आपको शेयर्स खरीदने, अगर आपको सिक्योरिटीज खरीदनी है तो सबसे पहले आपको एक इंडिविजुअल चाहिए जो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करा के दे। उस इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है? उस इंडिविजुअल को बोला जाता है ब्रोकर। तो यू नीड अ ब्रोकर फर्स्ट। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एप्स हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स परचेज कर सकते हो, डिबेंचर्स खरीद सकते हो, उन्हें बेच सकते हो, वो भी ब्रोकर ही है, बस वो कंपनीज है, ठीक है। तो सबसे पहले यू नीड अ ब्रोकर। फिर वो ब्रोकर क्या करेगा? आपका एक अकाउंट खोलेगा, जिस अकाउंट में आपके पास ऑनलाइन फॉर्म में सिक्योरिटीज आए। देखो पहले पेपर फॉर्म में आती थी तो उसको बोला जाता था मटेरियल फॉर्म, आजकल ऑनलाइन फॉर्म में आती है तो उसको बोला जाता है डीमटेरियल फॉर्म। यानी अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपके हाथ में कोई शेयर सर्टिफिकेट कागज का नहीं आता, आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाते हैं और आपको मेल पे वो शेयर सर्टिफिकेट आ जाता है। यानी बेसिकली अब सब ऑनलाइन हो गया। तो पहले मटेरियल, अब डीमटेरियल। इस अकाउंट को क्या बोला जाता है? डीमैट अकाउंट, समझे। तो पहले ब्रोकर का सिलेक्शन करो जो शेयर सिक्योरिटीज खरीदवाने में मदद करेगा, वो आपका एक अकाउंट खुलवाएगा जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। इसी का दूसरा नाम होता है बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब कि मुझे ये शेयर्स चाहिए, अभी इतने प्राइस पे चाहिए, है ना। अब प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको अपना प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करना होता है कि इतने शेयर इतने प्राइस पे चाहिए, तो ऑर्डर प्लेस करो। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो आपका ब्रोकर है वो आपके शेयर्स जितने आपको चाहिए और बेस्ट प्राइस को मैच करेगा कि अवेलेबल भी है या नहीं है। फिर वो आपके ऑर्डर को क्या करवाएगा? एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूट कराने का मतलब क्या होता है कि हाँ ठीक है, शेयर्स अगर अवेलेबल हैं तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, फिर वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या लिखा होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल्स दी होती हैं कि आई एम द ब्रोकर, ये मेरा कस्टमर है या क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने इतने शेयर इशू करने के लिए मुझे ऑर्डर दिया था, इशू नहीं खरीदने के लिए मुझे ऑर्डर दिया था और इतने पैसे पे इसने बोला था, ये मेरी ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज मतलब उसकी जो कमीशन बनती है, और ये सब हमारे बीच में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो उस पर्टिकुलर नोट को कॉन्ट्रैक्ट नोट बोला जाता है। उसके बाद क्या होगा जी? बस फिर फाइनलाइज होगा, शेयर आपको मिलेंगे, आपको शेयर डिलीवर करे जाएंगे और पेमेंट होगी, ठीक है। देन सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट का मतलब फाइनली बिल्कुल लास्ट सेटल कर दो सारी चीज़ें, उसकी ब्रोकरेज दे दो, आप पैसा दो उसको शेयर खरीदने का। फिर आपसे 2 दिन का समय लिया जाता है मैक्सिमम, इसको बोला जाता है T+2। टी का मतलब ट्रांजैक्शन और 2 डेज। जैसे मैंने आज ऑर्डर करा तो 2 दिन के अंदर अंदर मेरे डीमैट अकाउंट में सारे के सारे शेयर्स आ जाएंगे और पैसा कट जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? फाइनल सेटलमेंट होना। On the T+2 day, the stock exchange will deliver the share or make payment to the other broker. This is called payout day. इसको payout day बोला जाता है, ठीक है। The broker has to make the payment to investor within 24 hours of the payout day. मतलब अगर आप बेच रहे हो तो ब्रोकर आपको पेमेंट करेगा, आप खरीद रहे हो तो आपको ब्रोकर को पैसा देना है। The broker can make delivery of shares in demat form directly to the investors demat account. ब्रोकर आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो शेयर सबमिट कर देगा, जिसको क्या बोला जाता है? डीमैट फॉर्म में शेयर्स देना, ठीक है। ये प्रोसीजर है स्टॉक एक्सचेंज में, सही है जी। अच्छा, नाउ व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन? अभी बताया मैंने आपको डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है। शेयर्स को ऑनलाइन फॉर्म में खरीदना, अपना पेपर पे जो पहले होता था, पहले क्या होता था, लोग कागज में खरीदते थे शेयर, अब इतने इतने साल संभाल के रखने पड़ते हैं, 10 15 20 साल। चूहे इतने खतरनाक है, शेयर सर्टिफिकेट ही खा गए फिर नुकसान हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मम्मी ने चिंटू को लंच देना है, अब लंच जो है वो रैप करने के लिए अगर टिश्यू पेपर या सिल्वर फॉइल ना हुआ तो फिर वो शेयर सर्टिफिकेट से रैप कर दिया जल्दी जल्दी में, फिर अब वो चिंटू अगर छोटा है, उसने एरोप्लेन बना के शेयर सर्टिफिकेट उड़ा दिया फिर, या फिर चिंटू ने उसमें कुछ और
फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब हमारे घर के बाहर रोड पे जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है ना, तो चिंटू ने अगर उस पानी में बोट बना के वो शेयर सर्टिफिकेट चला दिया फिर, अरे भाई बहुत नुकसान है भाई। तो बेसिकली इन सब से बचने के लिए सब ऑनलाइन फॉर्म में कर दिया गया, जिसे बोला जाता है डीमैटेरियलाइजेशन। Dematerialization is a process where the securities in physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry so that investor can hold the securities in electronic form. ठीक है, in other words dematerialization refers to holding of securities in electronic form. इसके लिए एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है, विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डिपॉजिटरी। अच्छा, जैसे हमारे खाते बैंक के पास खुलते हैं, डीमैट अकाउंट किसके पास खुलता है? डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी भी क्या एक तरीके का बैंक ही है, ठीक है। सेबी हैज नाउ मेड इट मैंडेटरी टू ट्रेड इन डीमैट फॉर्म। सेबी ने अब बोला सुनो, सेबी कौन है? सेबी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। सेबी ने बोला कि सुनो अब सब डीमैट फॉर्म में काम करेंगे, अब पेपर में काम नहीं होगा। सर डीमैटेरियलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहले काफ़ी कन्वीनियंट है, जैसे बैंक अकाउंट होता है। दीज डीमैट सिक्योरिटीज कैन बी इवन प्लेज्ड और मोर्गेज्ड। अगर आपको लोन वोन लेना है तो इन्हें आप गिरवी रख सकते हो। उसके बाद इट रिड्यूसेस पेपर वर्क, आपका पेपर वर्क कम करता है। कोई लॉस का, फॉर्जरी का, यानी फॉर्जरी का मतलब फेक होना, कोई चक्कर ही नहीं है कि भाई नकली डॉक्यूमेंट दे दिया, नकली काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वेरियस सिक्योरिटीज आप अलग अलग कंपनीज की भी हेल्ड कर सकते हो एक ही अकाउंट में। पहले क्या प्रॉब्लम आती थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 कंपनी के शेयर खरीदने, तो 500 शेयर सर्टिफिकेट, और इतना कौन ध्यान रखेगा भाई, इतना संभाल के कौन रखेगा? तो वो अब चक्कर नहीं है, चाहे 500 चाहे 5000 कंपनी के शेयर खरीद लो, ऑनलाइन फॉर्म में आपके फोन में है सब, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं किसके? डीमैटेरियलाइजेशन के, ठीक है जी। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई, अभी एक क्लास और रखते हैं, एक वीडियो और रखेंगे जिसमें इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ तक प्रिपेयर करो। अब हमारा क्या क्या काम हो चुका है, हम सारी मार्केट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मटेरियलाइजेशन डीमैटेरियलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में तो मैं डिपॉजिटरी सिस्टम थोड़ा और जानकारी दूंगा, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, कैसे मार्केट चलती है, थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच में चलेंगे क्योंकि समय चाहिए। और वीडियो को मुझे बहुत बड़ा नहीं बनाना क्योंकि आई वॉन्ट कि तुम लोग आराम से पढ़ो, कंफर्ट पे पढ़ो, बोरिंग ना लगे तुम लोगों को। तो ठीक है, बढ़िया यार, आराम से पढ़ाई करो, बाद में इसका वन शॉट बना देंगे एग्जाम से पहले, तो अच्छे से करो। अब मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जिसमें चैप्टर हम कर देंगे कंप्लीट। प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, आराम से तैयारी करके चलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, बाय बाय, टेक केयर।